एवरीवन, दिस इज़ अंजलि भारद्वाज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और पिछले 3 वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके हैं मोस्टली जितने भी सारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है। हम लोग मेजरली जान चुके हैं कि क्यों हड़प्पा के लोग जो थे उनको आज हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज दे वर वेरी एडवांस्ड अपनी चीज़ों में, अपने ड्रेनेज सिस्टम में, अपने प्लानिंग करने के बाद जो उन्होंने प्लान करके सेटलमेंट्स किए, उन सब चीज़ों में। इसके अलावा उनका क्राफ्ट प्रोडक्शन कितना फिनिशिंग के साथ वो लोग बीड्स बनाते थे एंड ब्रिक्स बनाते थे एंड ऑल दोज थिंग्स। सो अभी तक हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, और इस वीडियो में अगेन हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे। सो बिना देरी किए लेट्स बिगिन। The very first thing we are going to talk about is ancient authority. See, wait, yes, ancient authority. Now the question arises कि we have the evidences of complex decisions in Harappan civilization, जैसा आप लोग देख सकते हो कि हमें देखा बहुत सारे ऐसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए गए हैं, उसके एविडेंसेस हैं। क्या एविडेंसेस हैं? सबसे पहली चीज़, ब्रिक्स के साइजेस का सेम रेशियो होना। हमने देखा पूरा जम्मू कश्मीर और अफ़गानिस्तान वाली साइड से लेकर के नीचे गुजरात तक जितनी भी हड़प्पन साइट्स हमें मिली हैं, उनमें जो भी हमें ब्रिक्स मिली है ना, उनका साइज़ का रेशियो हमेशा सेम था। वी हैव डिस्कस्ड इट, इट वाज 4:2:1 आई गेस। पिछले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके रेशो को। सो इनका जो ब्रिक्स का साइज़ था ना, वो सेम रेशो में हर जगह पाया गया। इसके अलावा आप देख सकते हो मोहनजोदारो में प्लान सेटलमेंट्स हमने देखे। उन्होंने हर चीज़ प्लानिंग करके करी। उन्होंने सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स बनाए, बड़े बड़े सिटाडल पूरा उस पर उन्होंने सेटल किया। इसके बाद उन्होंने अपने घर बनाए, घरों में भी प्लानिंग से उन्होंने किस तरीके से जो घरों का आर्किटेक्चर था वो भी प्लानिंग करके किया गया। ड्रेनेज सिस्टम को प्लान करके बनाया गया। हर चीज़ में हम लोगों को प्लानिंग दिखती है। नेक्स्ट इज जो उन्होंने सेटलमेंट्स बनाए, वो हम देखते हैं वो इंटेंशनली और बड़े स्ट्रैटेजिकली बनाए। मतलब उन्होंने चूज़ करी कोई लोकेशन जहाँ पर उनको ईजिली रॉ मटेरियल मिल सकते हैं फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर वो जा कर के बस गए। जैसे कि नागेश्वर है, बालाकोट है, ये वो एरियाज़ हैं जो कि कोस्टल साइट्स हैं, ठीक है। अब वहाँ पर इनको सी शेल्स बहुत इजीली मिल जाएंगे, तो दे डिसाइडेड कि हम लोग वहीं पर ही सेटल होंगे। हम इन्हीं शेल से जो है शेल कटिंग और डिफरेंट शेल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। और तो कह सकते हैं कि जो भी जहाँ पर भी ये लोग सेटल हुए, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली उन्होंने सोचा है, बहुत ही इंटेंशनली वहाँ पर जो है उन्होंने अपने सेटलमेंट्स बनाए हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हमने देखा मोहनजोदारो में जो भी प्लानिंग की गई, जो कि प्लान करके सेटलमेंट्स बनाए, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हमें देखने को मिलता है, तो ये विदाउट लेबरर्स नहीं हो सकता था। सो बहुत सारे लेबरर्स की भी हमें ज़रूरत थी। अब क्वेश्चन अराइव्स, वॉज देयर एनी किंग और एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी हु टुक दीज डिसीजंस? वेट, तो क्या कोई ऐसा राजा था या कोई भी ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी जिसने ये सभी डिसीजंस लिए हैं? ठीक है। तो हम देखते हैं ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं, ये विदाउट एक पर्सन, मतलब किसी ना किसी को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमें ब्रिक्स का यही साइज़ रखना है, या फिर हमें मोहनजोदारो को किस तरीके से हमें सेटलमेंट वहाँ पर बनाना है, ठीक है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, कितने लेबरर्स आएंगे। तो बेसिकली ये इतने बड़े लेवल पे जो प्लानिंग हुई, वो विदाउट किसी पर्सन के, किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी के कैसे पॉसिबल थी? आप लोग खुद सोचिए, है ना। सो नेक्स्ट इज पैलेसेस एंड किंग्स। जो हमारे सामने क्वेश्चंस हैं, उसके हमारे पास में कोई भी डायरेक्ट आंसर्स नहीं है, ये आप समझ लो। कोई भी ऐसा रिलायबल प्रूफ हमें नहीं मिला जिससे कि हम बता सके कि हाँ 100% ये बात सही है कि कोई राजा था, ठीक है, या फिर कोई ग्रुप ऑफ अथॉरिटी वहाँ पर था। सो बेसिकली हम लोग सिर्फ अजम्पशंस बना सकते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट हम इन एविडेंसेस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमें दिख रहा है कि इतनी प्लानिंग के बाद चीज़ें हुई हैं, डिसीजंस ले करके चीज़ें की गई हैं,
तो किसी ना किसी ने तो डिसीजंस लिए हैं. सो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट अजम्पशंस जो कि इन आर्कोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने हमारे सामने रखी हैं कि ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं. सी, हमें कुछ और एविडेंसेस ऐसे मिले हैं, जैसे मोहनजोदारो में हमें एक बिल्डिंग मिली है जो कि जिसको पैलेस का नेम दिया है हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने. अब अगेन देर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंस कि इसका पर्पस था क्या. क्या ये सच में किसी राजा का ही पैलेस था? क्या यहाँ पे वही इंसान रहता था जो कि पूरे सिविलाइजेशन पे राज करता था, या फिर ऐसा नहीं था? सो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं. इसके बाद प्रीस्ट किंग. सी, प्रीस्ट किंग जो है वो एक स्टोन स्टैचू मैं आपको दिखा देती हूँ. सी, दिस इज द स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग. इसी स्टैचू को हम लोग प्रीस्ट किंग बोल रहे हैं. अब देखो, मोहनजोदारो में हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि वहाँ पर ना रिचुअल पर्पसेस के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई, जैसे कि ग्रेट बात है. तो आर्कोलॉजिस्ट को क्योंकि उसका फंक्शन समझ में नहीं आया, जनरली ऐसा होता है कि आर्कोलॉजिस्ट के सामने जब कोई ऐसी अननोन चीज़ आती है, ठीक है, जो कि अभी हमारे कल्चर से कहीं से उतना मैच नहीं करती है, बट हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है. सो आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनको रिलीजियस और रिचुअल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है ना उनके कोई पर्टिकुलर रीति रिवाज थे, कोई उनका ऐसा धर्म था जिसमें कि वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे. अब मोहनजोदारो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे ग्रेट बाथ है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. सो जो भी ये चीज़ें होती थी वो विदाउट प्रीस्ट के नहीं हो सकती. प्रीस्ट्स आर दोज पीपल जिसको आप कह सकते हो कि उनको इन सभी रिचुअल्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और वही इन रिचुअल्स को परफॉर्म कराते थे. सो एक जो एजम्पशन है आर्कोलॉजिस्ट की वो ये है, मे बी दीज प्रीस्ट्स वर द किंग्स, है ना. हो सकता है कि यही जो प्रीस्ट थे उन्हीं के पास में पॉलिटिकल पावर्स भी थी. ओके, बट अगेन वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट एविडेंसेस कि हम ऐसा बोल सके. यस, देर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंस दैट दीज प्रीस्ट ऑल्सो हैड पॉलिटिकल पावर्स. ठीक है. सो अगेन ये भी सिर्फ एक एजम्पशन है. अब डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आर्कोलॉजिस्ट क्या लगाते हैं. सी, देयर वॉज एक इंटरप्रिटेशन ये है कि देयर वॉज नो रूलर, डिसीजंस वर कलेक्टिवली मेड बाय पीपल. हो सकता है कि वहाँ पर कोई एक राजा नहीं था, लेकिन ये जो डिसीजंस थे वो मिलजुल करके लोगों ने ही लिए हैं. तो समहाउ और वी कैन से इट वाज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, है ना. हो सकता है कि लोग ही मिलजुल करके डिसीजंस लेते थे, जैसा कि एंशियंट ग्रीस में भी होता था कि लोगों की असेंबली होती थी और वही अपने अच्छे बुरे के लिए डिसीजंस लेते थे. सो देयर वाज नो रूलर और एवरीवन एंजॉयड इक्वल स्टेटस. ठीक है, तो एक इंटरप्रिटेशन ये है. दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि हो सकता है कोई एक सिंगल रूलर नहीं था, बट देयर वर सेवरल रूलर्स. जैसा कि हमने देखा कि मोहनजोदारो में, हड़प्पा में और डिफरेंट साइट्स में हमें अलग अलग तरीके से चीज़ें या स्ट्रक्चर्स मिले हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग तरह का थोड़ा सा है, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंसेस हैं. ठीक है, तो मोहनजोदारो एक अलग प्लांट सिटी थी, हड़प्पा एक अलग प्लांट सिटी थी, और कुछ और जो साइट्स थी चान्होदारो, लोथल, धोलावीरा, जितनी भी ये साइट्स हमें मिली हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं. सो मे बी हर एक सिटी हो सकती है, हर एक जो सेंटर था उसका एक अलग राजा था, वहाँ पर एक अलग पॉलिटिकल पावर सबकी थी. तो सबकी अपनी अपनी एक पॉलिटिकल अथॉरिटी थी. मतलब कोई एक राजा था हड़प्पा का, एक था मोहनजोदारो का, एक था चान्होदारो का, एक था धोलावीरा का. इस तरीके से हो सकता है. ठीक है, सो ये भी अगेन एक इंटरप्रिटेशन है. बट फिर एक सवाल आता है कि अगर इन सबके जो पॉलिटिकल सिस्टम्स थे वो अलग अलग थे, तो हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस क्यों मिलते हैं जिससे हमें लगता है कि पूरी सिविलाइजेशन में चीज़ें सेम हुई हैं. जैसे कि अगर आप देखो, जितने भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, बीड्स मिली हैं, ब्रिक्स मिली हैं, ब्रिक्स में भी यूनिफॉर्मिटी है, उनका सेम रेशियो है हर जगह. फिर जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं उनमें भी एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी है. सो यहाँ पे द इंटरप्रिटेशन इज देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ वन यूनिफाइंग एंटिटी, कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ ज़रूर थी जो कि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को यूनाइट कर रही थी. ठीक है, सो देयर वाज मे बी अ पर्सन और अ ग्रुप जो कि पूरे के पूरे जो सिविलाइजेशन है उसको यूनिफाई कर रहे थे. ठीक है, तो
अगेन फिर यहाँ पे यही बात आ जाती है कि मे बी वहाँ पे बहुत सारे रूलर्स नहीं थे, बट एक ही कोई सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी थी जो कि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन पे रूल कर रही थी और पूरे सिविलाइजेशन के लिए डिसीजंस वही लेते थे। सो अगेन सी, इसमें हमें ना चीज़ों को हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि कुछ भी ऐसे एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि हाँ 100% ये चीज़ ऐसे ही रही होगी। हम लोग सिर्फ अजम्पशंस कर सकते हैं ना, हम लोग एविडेंसेस के बेसिस पर अपने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस और डिफरेंट थ्योरीज दे सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट यही करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज एंड ऑफ सिविलाइजेशन। या नेक्स्ट इज एंड ऑफ सिविलाइजेशन। अब ये सिविलाइजेशन जो है वो किस तरीके से अपने एंड की तरफ जाती है। हमने देखा जो सिविलाइजेशन थी वो 2600 BCE से लेकर के और 1900 BCE तक जो है पूरी फल फूल रही थी। मतलब दिस वाज द फेज वी कॉल द मैच्योर हड़प्पन फेज। ठीक है, 2600 BC से पहले जो चीज़ें हमने देखी, जो चीज़ें हमें एविडेंसेस मिले, उसमें उतना एडवांसमेंट नहीं था। ऐसे ही 1900 BC के बाद हमें जो चीज़ें मिलती हैं, मतलब वो चीज़ें जो कि 1900 BC के बाद की हैं, वो कहीं ना कहीं शो करती हैं कि जो मैच्योर हड़प्पन फेज था वो धीरे धीरे एंड हो गया और फिर धीरे धीरे पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो गई। सो ऐसा कैसे हुआ, अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सी, Till 1800 BC, most of the mature Harappan sites were abandoned. Abandoned का मतलब होता है खाली कर देना। ठीक है, आप देखो यहाँ पे this is the map showing the areas of late Harappan occupation। मतलब later Harappan phase जब आया तब आप देख सकते हो कि कुछ कुछ यहाँ गुजरात में थोड़ा बहुत सेटलमेंट है और थोड़ा बहुत यहाँ हरियाणा पंजाब की साइड पे थोड़ा बहुत सेटलमेंट्स है। बाकी मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स जो कि पाकिस्तान की साइड थे, आप देख सकते हो कि अबेंडन हो चुके हैं है ना। तो वहाँ पे जो लोग थे वो अब इस जगह को खाली करके चले गए हैं या फिर कुछ तो हुआ है जो कि यहाँ पे हमें लेटर हड़प्पन चीज़ें नहीं मिलती। आप देख सकते हो मोहनजोदारो, हड़प्पन जो कि हड़प्पा जो कि इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं इस पूरी सिविलाइजेशन की। ठीक है, वहाँ वो सारी साइट्स और उनके आसपास की साइट्स जो है वहाँ से लोग कहीं ना कहीं या तो चले गए हैं, खाली हो गई है वो जगह। सो उसके क्या रीजंस है उसके बारे में अब हम देखते हैं। सो those which were still populated showed a transformation in material culture। अब बहुत सारी साइट्स तो ऐसी थी जो कि अबेंडन हो चुकी थी, लेकिन कुछ साइट्स जो अभी हमने देखी जहाँ पे अभी भी लोग रह रहे थे, दे शोड अ ट्रांसफॉर्मेशन इन मटीरियल कल्चर। ट्रांसफॉर्मेशन इन मटीरियल कल्चर का मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे कल्चर होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, जो फैशन है वो चेंज होता है, ड्रेसिंग सेंस लोगों का चेंज होता है। ठीक है, पहले लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा वियर करते थे, पगड़ी बांधते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। लेडीज़ जो हैं वो अ, घाघरा एंड साड़ीज़ एंड सूट्स एंड ये सब बहुत ज़्यादा था। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो नया फैशन आता है, नए ट्रेंड्स आते हैं और हम हमारे मटीरियल कल्चर को, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर विच इज़ सीन थ्रू द मटीरियल्स जो उस कल्चर के लोग यूज़ करते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती है टाइम के साथ। सो ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमने देखा कि लेटर हड़प्पन फेज में आते आते जो पहले ब्रिक्स बीड्स एंड ये सब चीज़ें यूज़ होती थी, ऑर्नामेंट्स बनते थे। ठीक है, वो कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब लोगों के जो चीज़ें हैं वो अलग तरीके से बनने लगी। जैसे आप देखो डिसअपियरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स लाइक ब्रिक्स बीड्स सील्स वेट्स पॉटरी, ये सारी चीज़ें जो मेच्योर हड़प्पन लोग यूज़ करते थे वो लेटर हड़प्पन फेज में हमें नहीं मिली। एंड राइटिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ऑल्सो डिसअपियर्ड। समहाउ जो उनकी राइटिंग थी वो भी हमें सिर्फ मेच्योर हड़प्पन फेज तक की ही मिली है, उसके बाद हमें उसके एविडेंसेस भी नहीं मिलते। और हमें ऐसे भी एविडेंसेस नहीं मिलते कि मेच्योर हड़प्पन फेज के बाद भी जो यहाँ के लोग थे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे। जैसे कि पहले वो मेसोपोटामिया के लोग या ओमान के लोग जो हैं उनके साथ में उनका जो है कॉन्टेक्ट्स होते थे। तो इसके हमें बाद में लेटर हड़प्पन फेज में कोई भी
जो है एविडेंसेस नहीं मिलते। ऐसे ही जो उनका हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी वो भी धीरे धीरे डिटैरियोरेट हो गई। लार्ज स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर क्रिएटेड, और जैसे ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर जैसे वेयर हाउस और ये ग्रेट बात हमें मिला है, ये भी हमें मेच्योर हड़प्पन फेज के ही मिले हैं। उसके बाद इस तरीके के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स बनने भी बंद हो गए। सो दिस these later Harappan settlements showed changed culture and rural culture came। तो हम देखते हैं, जब हम दोनों को स्टडी करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो वी सी कि जो लेटर हड़प्पन फेज है वो कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन को छोड़ करके, और पहली बात तो ज़्यादातर जो लोग थे, ज़्यादातर जहाँ पे जो पॉपुलेशन थी, जहाँ पर सेटलमेंट्स थे, वो लोग खाली कर करके चले गए। ठीक है, अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट द थिंग इज़ जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो ये सारी चीज़ें शो करते हैं कि पुरानी साइट्स अबेंडन हो गई, मटीरियल कल्चर ट्रांसफॉर्म हो गया, पुराना कल्चर जो है सिविलाइजेशन वाला कल्चर लोगों ने छोड़ दिया और रूरल कल्चर पर अब लोग आ गए। सो उसके क्या रीजंस थे, लेट्स स्टडी सेवरल थ्योरीज अबाउट द एंड। ये एंड जो है वो आखिर आया कैसे, उसके बारे में डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट, डिफरेंट हिस्टोरियंस अलग अलग थ्योरी देते हैं। सम से ड्राइंग अप ऑफ रिवर इन दिस। देखो, जो नदियाँ होती हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती हैं पानी के लिए, और पानी आपको पता है हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विदाउट पानी हम लोग नहीं रह सकते। तो हम पानी पे ही डिपेंड करते हैं जीने के लिए भी, और हमारे जितने भी घरों में चीज़ें होती हैं उन सब के लिए हमें पानी चाहिए। हमें खेती बाड़ी करने के लिए पानी चाहिए, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, हमें घर में साफ़ सफाई के लिए, बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, सब चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। सो एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पे पानी की कमी हो गई। रिवर इंडस जो है, जो कि इम्पॉर्टेंट सोर्स था वहाँ के लोगों के लिए पानी के लिए, हो सकता है वो नदी ही सूख गई और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी सूख गई हों, तभी तो वहाँ के जो लोग हैं शायद वो उस जगह को छोड़कर चले गए। दूसरा, एक्सेसिव फ्लड्स हो सकता है। अब कुछ लोग इससे बिल्कुल अपोजिट, मतलब कि एकदम ही अपोजिट थ्योरी देते हैं कि मे बी फ्लड्स आ गए थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत बाढ़ की वजह से लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन एक अलग रीज़न है। डिफॉरेस्टेशन आप समझ सकते हो कि ऑब्वियसली पेड़ों का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, हमें लकड़ी चाहिए होती है डिफरेंट चीज़ों के लिए। ठीक है, तो मे बी जो वहाँ के फॉरेस्ट थे जिस पर लोग रिलाय करते होंगे वो ख़त्म हो गए, वो पूरी तरीके से डिफॉरेस्ट हो चुका था एरिया, और इस वजह से वहाँ से लोगों को निकलना पड़ गया। और मे बी देयर वर सम क्लाइमेट चेंज जिसको वो लोग झेल नहीं पाए और उनको वहाँ से अबैंडन करना पड़ा पूरा अपने घरों को। एक थ्योरी है अ कैजुअल टाइमली चेंज इन द कल्चर। मतलब एक थ्योरी ये भी बोलती है कि हो सकता है ऐसा कुछ भी डिजास्टर नहीं हुआ हो, लोगों का अपने आप ही कल्चर से जो है, मतलब हम देखते हैं कि हम कुछ कुछ अपनी कल्चर की और पुरानी चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं और हम नया कल्चर फॉलो करने लगते हैं। सो मे बी इन लोगों ने बस कैजुअली अपना जो पुराना कल्चर था उसको छोड़कर नए कल्चर को उन्होंने अपनाया। ठीक है, बट यू कैन सी, आपने जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स देखे वो, उनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे कि आप ये एक्सप्लेन कर सको कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कहाँ गायब हो गई। एक पॉइंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अप्लाई हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मटेरियल कल्चर में जो चेंज हुआ वो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमें बाद में सेटलमेंट्स मिले। मतलब लोग, कल्चर अगर बदलना है तो लोगों को जगह को छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत है ना? वो तो वैसे भी हो सकता था। तो कल्चर चेंज हो गया, वो आप इस रीज़न को आप वहीं अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे लेटर हड़प्पन फेज में भी आपको सेटलमेंट्स देखने को मिले हैं विद ट्रांसफॉर्म्ड कल्चर। ठीक है, ऐसा ही रिवर इंदस सूख गई, वो तो आप इंदस रिवर के जो पास वाले एरियाज हैं सबसे ज़्यादा वही अफेक्टेड होंगे। तो दूर वाले जो एरियाज थे वो कैसे खाली हो गए, वहाँ पर लोग, वहाँ से लोग क्यों छोड़कर चले गए। और डिफॉरेस्टेशन भी जो है वो पूरे पूरे सिविलाइजेशन में एक साथ नहीं हो सकता था। ठीक है, और इतने मैसिव, इतने ज़्यादा स्केल पर फ्लड भी नहीं आ सकता। तो देर इज़ नो, नॉट अ सिंगल रीज़न कि पूरा का पूरा सिविलाइजेशन कैसे एंड हो गया। उसका एक ही रीज़न या एक ही थ्योरी हो सकता है, प्रोबेबली द कोलैप्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट। मे बी जो वहाँ पे कोई भी यूनिफाइंग एलिमेंट था जिसकी हमने बात करी
कि हो सकता है कोई एक पॉलिटिकल पावर थी जिसके अंडर लोग रह रहे थे, ठीक है। हो सकता है उसी का ही कोलैप्स हो गया, ठीक है। वो पावर ही जो है डिक्लाइन कर गई, किसी और ने यहाँ पे आकर के आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, और यहाँ से लोगों को शायद इस वजह से निकलना पड़ गया, उन्होंने इन लोगों का कल्चर जो है वो चेंज कर दिया और अपना कल्चर ले आए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, और ये काफ़ी एक बड़ा रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट, इट टुक अ मिलेनियम टू चेंज द कंप्लीट रीजन। अब आप ये समझो कि जो भी चीज़ें यहाँ पे बदली, अगर उसके हज़ारों साल बाद, मिलेनियम स्टैंड फॉर 1000 ईयर्स का जो एक कलेक्शन है, उसके बाद अगर आप उस सेम रीजन में जाओगे, मोहनजोदारो में जाओगे, हड़प्पा में जाओगे, या फिर इस पूरे सिविलाइजेशन को देखोगे, तो 1000 साल लगे पूरे के पूरे लैंडस्केप को, पूरे के पूरे सिनेरियो को चेंज होने में। मतलब 1000 साल बाद, ये 1900 BC 1800 BC के अगर आप हज़ारों साल बाद वहाँ पे जाते हो, तो अब तक पूरे के पूरे सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो चुके हैं। मतलब थोड़े बहुत ट्रेसेस या थोड़ी बहुत कल्चर जो बचा था, अब भी वो चीज़, अब तक जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। सो दिस वे द सिविलाइजेशन एंडेड। अब एंड तो हो गई, कई और हज़ारों साल बाद हम इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करेंगे। अब हम आज हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ पा रहे हैं बिकॉज देर वर सम पीपल जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को ढूंढ निकाला, जिन्होंने इस कल्चर को, इस दबे हुए कल्चर को बाहर निकाला, इस इतिहास को बाहर निकाला, और आज हम इस वजह से पढ़ पा रहे हैं। सो कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई, हमें कैसे पता चला कि इतने हज़ारों साल पहले, 5000 4500 साल पहले जो है, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन यहाँ पर थी, और बहुत ही ज़्यादा देवर सिविलाइज्ड एंड एडवांस्ड पीपल। सो ये सब चीज़ें कैसे हुई? सो होता क्या है, व्हेन पीपल अगेन स्टार्टेड लिविंग इन दिस एरिया मिलेनिया आफ्टर, जब बहुत और कई हज़ारों साल बाद लोग यहाँ पे फिर से रहने के लिए आए, यहाँ पर सेटलमेंट्स हुए, लोग यहाँ पे सेटल हुए, they occasionally found strange artifacts washed by floods, exposed by soil erosion or turned up while plowing। जैसे यहाँ पर जो लोग रहने के लिए आए, ठीक है, अब यहाँ पर अगेन सेटलमेंट्स हुए, ठीक है, लोग यहाँ पे रुके, लोगों ने यहाँ पे अपना काम धंधा किया, लोग यहाँ पे रहे। अब अ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोगों को यहाँ से ईंटें मिलती थी, और जिन्होंने स्पेशली हड़प्पा के एरिया के आसपास, वहाँ पे जो लोगों को ईंटें मिली ना, वो उन्होंने अपने घरों में भी यूज़ कर रखी थी। अपने घर बनाने में उन्होंने उन ईंटों का यूज़ किया है, तो वो इतनी स्ट्रांग थी, जो कि अभी तक बची हुई थी। और ये ईंटें उन्हें मिली कहाँ से? ऑब्वियसली ज़मीन के नीचे से निकल निकल के आ रही थी, ठीक है, बिकॉज पूरा का पूरा जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो इस ज़मीन के अंदर ही दब गया। वो भी हम देखेंगे ये कैसे होता है। सो एक किसान है जो कि अपना खेत जोत रहा है, और उसको अचानक से कोई सील नज़र आ जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, या फिर कोई पुराना आर्टिफैक्ट, कोई मूर्ति, जैसे प्रीस्ट किंग भी इसी तरीके से ये मूर्तियाँ जो है निकली होंगी ज़मीन के अंदर से, डिफरेंट टेराकोटा फिगर्स ज़मीन के अंदर से निकल जाती थी। तो कभी कभी प्लोइंग की वजह से, या कभी कभी बाढ़ आई है, या सोइल इरोजन हुआ जिसके से मिट्टी हट जाती है, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर आने लगती हैं। सो इस तरीके से चीज़ें बाहर निकलने लगी। जब ये चीज़ें बाहर निकली और ये पहुंची आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, मतलब द इंस्टीट्यूशन जो कि हमारे इतिहास को बाहर निकालते हैं, जो कि आर्कोलॉजिस्ट्स हैं, ठीक है, उन लोगों के पास पहुंची। सो कनिंगम्स कन्फ्यूजन। अब कनिंगम वॉज, see, Alexander Cunningham was the first Director General of ASI. ASI stands for Archaeological Survey of India. उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो अलेक्जेंडर कनिंगम के पास भी पहुंची, और उनको क्या कन्फ्यूजन थी? देयर वाज अ रीज़न कि वो एक्चुअल में ना इस सिविलाइजेशन के बारे में उतना पता नहीं लगा पाए। तो ऐसा क्यों हुआ? अब ही बिगेन एक्सकवेशंस इन द मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, और उनका जो मेन इंटरेस्ट था, इट वाज द आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड 6th century BC टू 4th century CE। फॉर योर रेफरेंस मैं बता दूं, 6th century BC टू 4th century CE ये वो टाइम है जब स्टार्टिंग में, तो इस फेज के स्टार्टिंग में देयर वर जनपद्स एंड महाजनपद्स, ठीक है, जैसे मगध एंड ऑल, ये बहुत सारे जनपद। तो कनिंघम को ये लगता था कि मे बी दीज जनपद्स वर द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स, और इससे पहले कोई सेटलमेंट्स थे ही नहीं।
ठीक है। तो कनिंघम जो था वो इसी उसका जो मेन इंटरेस्ट था वो यही था। ठीक है। वो 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी CE तक का जो टाइम पीरियड है उसी को ही कनिंघम मिस्टर कनिंघम जो है वो एक्सकेवेट कर रहे थे और उसी की हिस्ट्री वो जानना चाहते थे। जब उनके पास में एक सील एक इंग्लिश मैन लेकर के आता है जो कि हड़प्पा से बिलोंग करती थी। उन्होंने उस सील को इसी टाइम फ्रेम में रख के देखा। ठीक है। उन्हें लगा कि ये सील जो है वो इसी टाइम फ्रेम से कहीं ना कहीं बिलोंग करनी चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ ही वॉज अनसक्सेसफुल इन रिकॉग्नाइजिंग हाउ ओल्ड इट एक्चुअली वॉज। जबकि ये जो सील थी हमें पता है ये तो इस टाइम से भी कितनी हजारों साल पुरानी सील थी। ठीक है। कहाँ 2600 BC एंड कहाँ 6th सेंचुरी BCE, कहाँ 600 BC एंड कहाँ 2600 BCE। सो इतना ज़्यादा डिफरेंस था और ही एक्चुअली कुड नॉट रिकग्नाइज कि ये जो सील थी वो सच में कितनी ज़्यादा पुरानी थी। अब आगे क्या होता है और किस तरीके से हमें चीज़ें पता चलती हैं देखते हैं। सी, अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ साइट्स माउंट्स एंड लेयर्स। ये आपके एनसीईआरटी की किताब में साइड में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। इससे आपको पता चलेगा कैसे जो एक कल्चर है वो कैसे मिट्टी के अंदर दब जाता है और कैसे फिर वो बाहर निकलता है। होता क्या है जब हड़प्पा के लोग भी वहाँ पे रहते होंगे, वो एक जगह पे रहते थे। दे प्रोड्यूस थिंग्स एंड दे यूज देम एंड दे डिस्कार्डेड देम। उन्होंने कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करी। ठीक है। उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। फिर जब वो यूजलेस हो गई दे डिस्कार्डेड देम, उन्होंने उनको थ्रो आउट कर दिया, उन्होंने उनको फेंक दिया। और कई बार ही कुछ चीज़ें उन्होंने डायरेक्टली डिस्कार्ड नहीं करी लेकिन उनसे गुम हो गई। इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं, कहीं ना कहीं उस समय पे गुम हो जाती हैं। एंड विद टाइम क्या होता है, दे बिल्ड अप डिब्रिस। ठीक है। जिसको आगे जाकर के आर्कियोलॉजिस्ट माउंड बोलते हैं। माउंड मतलब धरती का वो हिस्सा जहाँ से अचानक ये चीज़ें निकलने लगे। ठीक है। तो जब वो लोग रहते थे उन्होंने इन चीज़ों को डिस्कार्ड किया, इन चीज़ों को फेंका। ठीक है। और यही चीज़ें क्या होती हैं आगे चल करके आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती हैं। दे फॉर्म डेब्रिस, वो पाइल्स बनने लगते हैं। और फिर विद टाइम क्या होता है, जैसे उन लोगों ने परमानेंटली उस जगह को छोड़ दिया, अबैंडन करके वो लोग कहीं और चले गए। टाइम के साथ विंड एंड वाटर एक्टिविटी होती है। आपको पता है हवा चलती है अपने साथ, मिट्टी भी लेकर के आती है। वाटर जो है मतलब अगर बाढ़ आती है तो बहुत सारा वो मलबा लेकर के आता है। इससे क्या होता है कि वो जो पूरा का पूरे कल्चर है अब वो पानी के नीचे या मतलब वो मिट्टी के नीचे इस तरीके से दब जाता है। ठीक है। होता क्या है फिर ये लेयर्स पे लेयर्स मिट्टी की एक के ऊपर एक चढ़ती जाती है और इस तरीके से पूरा का पूरा एक कल्चर जो है वो धरती के नीचे दफन हो जाता है। ठीक है। अब कई हजारों साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इन्हीं लेयर्स को स्टडी करते हैं। मतलब वो अब इन्हीं मिट्टी की जो लेयर्स हैं उनको एक्सकेवेट करते हैं, उनको अम, उनको खोद के जो है चीज़ें निकालते हैं, उनमें उनको चीज़ें मिलती हैं। और आप ऐसे समझो जो ऊपर वाली लेयर है, अब ऑब्वियसली जो लेयर्स बनेंगी वो नीचे से बननी चालू होंगी ना। सबसे पहले नीचे लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर नई लेयर चढ़ेगी, फिर उसके ऊपर नई लेयर चढ़ेगी और इन्हीं लेयर्स में हमें वो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। होता क्या है, जो सबसे लोवेस्ट लेयर है वो ओल्डेस्ट टाइम को शो करती है। जो सबसे पहले लेयर बनी हुई, इसका मतलब जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो सबसे पुराने टाइम को शो करती है। ठीक है। लोएस्ट लेयर सबसे पुराने टाइम को शो करती है और जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो सबसे रीसेंट टाइम को शो करती है। तो आप ये समझो कि सबसे पहले खुदाई करने पे हमें जो चीज़ मिलती है वो हमारे टाइम फ्रेम में सबसे आगे वाले टाइम की है, सबसे न्यू वेस्ट टाइम। ठीक है। और जैसे जैसे हम और खुदाई करते जाते हैं हमें और चीज़ें मिलती जाती हैं, हम उनको टाइम फ्रेम में पीछे पीछे और पुराने टाइम में उनको रखते जाते हैं। इस तरीके से हमें पता चलता है कि पहले ये टाइम रहा, पहले ये कल्चर रहा, उसके बाद थोड़ा और पुराना कल्चर ऐसे था, उससे और पुराना कल्चर ऐसे था। तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पीछे के साइड लेकर जाते हैं टाइम फ्रेम में, टाइम लाइन में। ठीक है। एनीथिंग फाउंड इन द लोअर लेयर इज ओल्डर देन एनीथिंग फाउंड इन द अपर लेयर। जो हमें ओल्डर या सबसे नीचे वाली लेयर में मिलता है वो पुराना होता है और जितना हमें ऊपर ऊपर चीज़ें मिलती जाती हैं वो नई नई होती हैं। दिस वे टाइम फ्रेम्स कैन बी आइडेंटिफाइड
And in a layer, if nothing is found, it means people disappeared the time this layer was formed. जिस समय हमें कोई ऐसी लेयर मिलती है जिसमें कि हमें कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं, तो ये वो टाइम था जब वहाँ के लोग उस जगह को छोड़कर चले गए। ठीक है, बिल्कुल ही वो जो जगह है वो खाली हो गई और इस वजह से हमें उस पर्टिकुलर लेयर में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिली। ठीक है, बिकॉज लोग ही नहीं थे, रहते ही नहीं थे, तो कोई मटेरियल यूज़ नहीं हुआ और चीज़ें जो हैं उसके अंदर दबी भी नहीं। ओके, ऐसी लेयर्स को हम लोग बोलते हैं स्टेराइल लेयर। जब हमें कोई बीच में स्टेराइल लेयर मिलती है, आप देखो 1900 बीसीई के बाद की जो हमें लेयर्स मिली होंगी वो स्टेराइल रही। ठीक है, इन साइड्स पे इससे हमें पता चलता है कि इसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए। ठीक है, और ये जो सिविलाइजेशन है वो अपने एंड की तरफ जाने लगी। सो दिस वे यू कैन सी जो लेयर्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। अब ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो तो ये शो करता है कि लेयर्स कभी भी ना ऐसे सीधी सीधी नहीं होती, ये हमेशा ऐसे थोड़ी तिरछी भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि लेयर्स ऐसे होगी फिर उसके ऊपर डायरेक्ट सीधी लेयर होगी, ऐसा नहीं होता है। लेयर्स जो है वो टेढ़ी मेढ़ी भी होते हैं, जैसे आप यहाँ पे इसे स्लोपी देख सकते हो, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से है। ठीक है, ऐसे है। तो लेयर्स कभी सीधी सीधी नहीं होती हैं। एंड दैट इज़ वाई एक जगह की, एक पर्टिकुलर जगह की स्ट्रैटिग्राफी क्या है उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्या वो हिली एरिया है जिसकी वजह से जो लेयर्स हैं वो थोड़ा स्लोपी बनेंगी, या फिर वो कोई नॉर्दर्न प्लेन्स है जहाँ पे ये लेयर्स हमें शायद सीधी सीधी मिल सकती हैं। सो जब हम इन लेयर्स को स्टडी करते हैं, जब आर्कियोलॉजिस्ट इन लेयर को स्टडी करते हैं, तो उनके लिए इन लेयर्स को स्टडी करने से पहले उस जगह की स्ट्रैटिग्राफी और ज्योग्राफी भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, कैसे इस सिविलाइजेशन का पता लगा वो हम देखते हैं। सो देयर वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम सानी. He discovered seals at Harappa, the first time when someone noted these were in layers much older than early historic levels. तो ये पहली बार था दयाराम सानी को हड़प्पा में सील्स मिली। एंड इन्होंने क्या चीज़ नोट करी जो कि कनिंघम नोट नहीं कर पाए थे। ही नोटेड कि ये जो सील्स मुझे मिली हैं ये अर्ली हिस्टोरिक लेवल से भी पुरानी लेयर्स में मिली हैं। तो अगर ये चीज़ कनिंघम समझ जाते है ना, तो वो ऑब्वियसली उन सील्स को 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी सी का जो टाइम फ्रेम है उसमें नहीं रखते। इफ़ ही हैज़ ऑल्सो इफ़ ही हैड ऑल्सो नोटिस्ड कि वो कौन सी लेयर में उन्हें मिला है। ठीक है, बट ही कुड नॉट डू, जो कि दयाराम सानी ने इस चीज़ को नोट किया। इसके बाद रखल दास अगेन उनको मोहनजोदारो में इस तरीके की सेम सील्स मिलती है। अब सेम चीज़ जो है वो कई किलोमीटर्स दूर मिले, तो हमें क्या पता चलता है कि दीज वर द थिंग्स विच वर द पार्ट ऑफ द सेम कल्चर। वो कहीं ना कहीं किसी एक ही कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि अलग अलग जगह पे मिली हैं। नेक्स्ट, in 1924, John Marshall, who was the then Director General of ASI, he declared the discovery of a new civilization. अब जॉन मार्शल ने 1924 में दुनिया के सामने इस चीज़ का खुलासा किया कि हमने एक नई सिविलाइजेशन का पता लगा लिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो सील्स मिली दयाराम साहनी और रखल दास को, बट हम कह सकते हैं कि ये मेजर इवेंट्स थे। इसके बाद में और भी बहुत सारी एक्सकेवेशंस हुई जब हमें पता चला कि हाँ एक नया, एक जो पुराना कल्चर है, ठीक है, वो इस धरती के अंदर दबा हुआ है। तब जॉन मार्शल ने 1924 में डिक्लेयर किया कि हमें एक नई सिविलाइजेशन डिस्कवर कर ली है। अब हम इसे न्यू भी बोल रहे हैं, ओल्ड भी बोल रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? न्यू सिविलाइजेशन बोलने का ही मतलब है कि इस सिविलाइजेशन के बारे में अभी तक हमें नहीं पता था, सो ये एक नई सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हमें पता चला। बट ओल्ड इसीलिए बिकॉज ऑब्वियसली ये पुरानी सिविलाइजेशन है। ठीक है, so then John Marshall did more professional excavations under his tenure, so many excavations and studies on Harappan civilization. जॉन मार्शल की जो अप्रोच थी वो ज़्यादा प्रोफेशनल थी इफ़ वी कंपेयर हिज अप्रोच विद दैट ऑफ कनिंघम। तो कनिंघम वॉज नॉट दैट प्रोफेशनल इन हिज एक्सकवेशंस, लेकिन जॉन मार्शल ने बहुत ही प्रोफेशनली इन चीज़ों को किया। बट एक ऐसी चीज़ थी जो कि जॉन मार्शल भी जो है उसको पजल को सॉल्व नहीं कर पाए। देखते हैं वो क्या प्रॉब्लम थी। वन फेलियर, he put evidence found in the same horizontal layer in same time frame.
अभी मैंने आपको बताया, वो डायग्राम दिखाया कि किस तरीके से जो लेयर्स होती हैं वो ऐसे आड़ी टेढ़ी भी हो सकती हैं। अब ये जो लेयर है वो कैसे आप देख सकते हो, ये स्लोपी है, ठीक है। तो अगर इस टाइम पे कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं एंड पीपल हैव डिस्कार्डेड थिंग्स, तो वो लेयर पे हमें ऐसे ही मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जॉन मार्शल ने क्या किया, उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी और वहाँ की ज्योग्राफी का ध्यान नहीं रखते हुए उन्होंने लेयर्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली स्टडी किया। जिससे उनको लगा कि दिस इज़ वन लेयर, देन दिस इज़ द सेकेंड लेयर, एंड उसके ऊपर वाली जो है वो तीसरी लेयर है। तो उन्होंने क्या किया, इस पहले ऑब्जेक्ट को रीसेंट टाइम में रखा, फिर ये ऑब्जेक्ट इससे पुराने टाइम में रखा गया, और तीसरे ऑब्जेक्ट को इससे भी पुराने टाइम में रखा गया, ठीक है। जबकि अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटिग्राफी एंड अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी एंड ऑल दिस, हम कह सकते थे कि ये तो एक ही लेयर के हिस्से हैं, ठीक है। तो जॉन मार्शल की एक सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने करी, उन्होंने चीज़ों को हॉरिजॉन्टल लेयर, उन्होंने समझा कि हॉरिजॉन्टल लेयर में चीज़ें मिलेंगी, मतलब अगर हॉरिजॉन्टली मुझे कोई चीज़ें मिल रही हैं दैट मीन्स कि वो सेम टाइम फ्रेम में है। जबकि हो सकता है कि ऊपर से नीचे चीज़ें जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो भी सेम टाइम से बिलोंग कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटिग्राफी, कि अगर वो जगह ही ऐसी है ऊंची नीची, तो आप लेयर्स को हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते ना। सो ये एक फेलियर था। अब इस फेलियर का भी जो सोल्यूशन है वो किया, वेट, इसका सोल्यूशन किया मिस्टर आर्यन व्हीलर ने, ठीक है। सो ही वॉज अगेन 1944 में, जॉन मार्शल के बाद ही बिकेम द ASI's डायरेक्टर जनरल, और इन्होंने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। एंड ही मेड श्योर कि उस जगह की स्ट्रेटिग्राफी को भी जो है ध्यान में रखा जाए। हम इस चीज़ को देखें कि लेयर्स किस तरीके से बन रही हैं, क्या वो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है या फिर वो आड़ी टेढ़ी हैं, ठीक है। एंड ही डिड सक्सेसिव एक्सकेवेशंस, मतलब आगे की जो भी एक्सकेवेशंस है उन्होंने उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा। इसके बाद वी ऑल नो 1944 के बाद 1947 आया, और इसमें इंडिया पाकिस्तान का जो है पार्टीशन हो गया। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स, जैसे कि आपको पता है हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब पाकिस्तान चली गई। अब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट्स वर नाउ फोर्स टू फाइंड साइट्स हियर इन कच्छ, पंजाब, हरियाणा। तो उन्होंने बहुत सारे सर्वे किए और उन्होंने इंडिया में भी हड़प्पन साइट्स को ढूंढ निकाला। उससे पहले क्या होता था, सबसे ज़्यादा एक्सकेवेशंस पाकिस्तान की साइड ही होती थी, बिकॉज हमें इंपॉर्टेंट साइट्स वहीं पे ही मिलती थी, ठीक है। बट अब क्योंकि पार्टीशन हो चुका है, तो अब जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं वो मोस्टली देवर फोर्स्ड कि अब उन्हें इंडिया में इन साइट्स को ढूंढना पड़ेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स को ढूंढना पड़ेगा। एंड दे फाउंड कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, और बहुत सारी ऐसी, जैसे धोलावीरा जो है वो थोड़ी रिसेंट वन है, ये हमें थोड़ा रिसेंट टाइम्स में ही इस साइट के बारे में पता चला है। तो इनको हमने डिस्कवर किया एंड देवर देन हाईली एक्सप्लोर्ड एंड एक्सकेवेटेड। धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात जो है वो ग्लोबल लेवल पर पहुंची, और दुनिया भर से जो है इंटरनेशनल इंटरेस्ट देखने को मिला, कि दुनिया भर से आर्कियोलॉजिकल टीम्स जो हैं वो इंडिया आने लगी, फॉरेन कंट्रीज से, और यहाँ पर आकर के इंडियन टीम्स के साथ उन्होंने इस सिविलाइजेशन के बारे में जानने की और कोशिश करी, ठीक है। धीरे धीरे नए नए इश्यूज आए, नए नए क्वेश्चंस आए, नई नई प्रॉब्लम्स आई, जैसे अभी हमने देखा ये स्ट्रेटिग्राफी वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत सारी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन टाइम के साथ, नई टेक्निक्स के साथ, नई सोच के साथ हमें इन सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो नई नई टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है, एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू पुल आउट ऑल दी बरीड सीक्रेट्स। और अभी भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट हमारे इन सभी दफन हुए सीक्रेट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। होता क्या है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, लेट्स सी। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द इंस्क्रिप्शंस एंड मटेरियल एविडेंसेस दे फाइंड। हमें जो चीज़ें मिलती हैं, जो भी एविडेंसेस मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, मटेरियल चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं रिटन और कुछ चीज़ें होती हैं नॉन रिटन। नॉन रिटन में हमारा सारा मटेरियल एविडेंस आ जाता है और कुछ रिटन में इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं। इन केस ऑफ हड़प्पा हमें पता है इंस्क्रिप्शंस डिड नॉट हेल्प,
बिकॉज हमें इनकी स्क्रिप्ट ही नहीं पता, हम इनकी स्क्रिप्ट को आज तक डिसाइफर ही नहीं कर पाए। सो ओनली मटेरियल एविडेंस हेल्प, जो भी हमें मटेरियल एविडेंसेस मिले, पॉटरी टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ इन्हीं चीज़ों ने हमारी हेल्प करी है अब तक इस सिविलाइजेशन के इतिहास को जानने की। ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होता है जैसे क्लोथ, लेदर, वुड, ये ऐसी चीज़ें जो कि टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें नहीं मिली। व्हाट सर्वाइव आर स्टोन, बर्न, क्ले, टेराकोटा, मेटल। जो भी चीज़ें हमें मिली है ना, वो या तो पत्थर की है या तो क्ले की है, बर्नड क्ले की है, जैसे कि अपनी ये हो गई ईंटें हो गई, और मेटल का सामान हो गया, टेराकोटा की फिगर्स हो गई। ये वो चीज़ें हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होती हैं एंड दे कैन सर्वाइव थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मिली हैं, और इन्हीं से ही हम लोग जो है इस पास्ट को पीस मतलब साथ में जोड़ सकते हैं। ठीक है। नोट दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स वुड हैव बीन थ्रोन अवे। एक बात जो है समझने की है, वो ये कि आप खुद सोचो, जो चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली देवर थ्रोन अवे, मतलब यूज़ होने के बाद में वो चीज़ें फेंक देना। ठीक है। तो या तो वो टूटी फूटी होती थी या फिर वो यूजलेस हो जाती थी, तब लोग उन्हें फेंक देते थे। तो मोस्टली जो हमें चीज़ें मिली हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिली हैं, वो ऐसे ही हैं, ब्रोकन या फिर यूजलेस। ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है, आप सोचो उस टाइम पे अगर किसी इंसान का कोई सामान खो गया होगा, जैसे कि कोई सील खो गई या फिर कोई आर्टिफैक्ट खो गया, कोई पॉटरी का सामान खो गया, तो ऐसे ये एक्सीडेंटली होता है। और ये जब आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, देन दीज फाइंड्स वर आल्सो एक्सीडेंटल। ये हमें ऐसे पाइल्स में नहीं मिलते कि हाँ एक जगह में बहुत सारे जो है सील्स मिल गई एक साथ गड़ी हुई, ऐसा बहुत कम होता है। ये दे आर जनरली या तो वो पास्ट में या तो वो खुए थे, जो चीज़ें हमें बिल्कुल सेम सही कंडीशन में मिलती हैं। ठीक है, इंटैक्ट मिलती हैं, या तो वो पास्ट में खो गए थे, या फिर देवर होर्डेड। इट्स नॉट बोर्डेड, इट्स होर्डेड, HOARDED। सो होर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया, कैसे लोग जो थे जनरली वो अपना ज्वेलरी या कुछ ऐसे सामान जो है उसको होर्ड्स, मतलब ऐसा कहीं पे यूटेंसिल में या कहीं पर रख कर और छुपा के रख देते थे। ठीक है, जो कि आगे वाली जनरेशन को नहीं मिला, लेकिन फिर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गया। तो बट ये हॉर्ड्स और जो इंटेक्ट सामान है, ये बहुत ही एक्सीडेंटली मिलता है। तो प्रॉब्लम सबसे पहले तो यही आ जाती है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिलते हैं एंड ये मटेरियल चीज़ें मिलती हैं, वो ज़्यादातर तो टूटी फूटी होते हैं, जिससे हम उतने अच्छे से चीज़ों को नहीं पता लगा सकते कि वो क्या था एक्चुअल में, ओरिजिनल फिगर क्या था। ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हमें इंटैक्ट मिलती हैं वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो हमें बहुत कम नंबर में मिलती हैं एंड एक्सीडेंटली मिलती हैं। आगे, क्लासिफाइंग दीज फाइंड्स। जब ये चीज़ें मिलती हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, दे क्लासीफाई दीज थिंग्स। ठीक है। सबसे पहले तो वो मटेरियल के टर्म्स में इनको क्लासीफाई करते हैं कि चीज़ बनी कैसे है, क्या वो पत्थर की है, क्या वो मेटल की है, क्ले की है, आइवरी की है, बोन की है। ठीक है, किस चीज़ की जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मटेरियल का बना है। दूसरा, तो होता क्या है कि अगर स्टोन से चीज़ें बनी हैं, तो सारी स्टोन की चीज़ों को एक तरफ रखा जाएगा, मेटल्स की सारी चीज़ों को एक तरफ रखा जाएगा, टेराकोटा की चीज़ों को सारी एक तरफ रखा जाएगा। इस तरीके से दे क्लासीफाई। कभी कभी वो फंक्शंस के टर्म्स में भी क्लासीफाई करते हैं, मतलब दे सी के जो भी चीज़ें मिली हैं वो हमारे लिए क्या फंक्शंस परफॉर्म करती होंगी, उन लोगों के लिए क्या फंक्शंस परफॉर्म करती होंगी। जैसे टूल्स हैं, क्या वो कोई टूल था, या फिर वो कोई ऑर्नामेंट रहा होगा, या फिर वो कोई यूटिलिटेरियन घर का सामान था, या फिर वो किसी रिचुअल यूज़ के लिए यूज़ होता था, या फिर वो कोई लग्जरी थी। तो फंक्शन क्या था उस ऑब्जेक्ट का, उसमें भी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको क्लासीफाई करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम तो उनके सिविलाइजेशन में रहते नहीं हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ जो है फाइंस का पॉट है मान लो एग्जांपल, तो वो जो है लग्जरी की तरह ही यूज़ होता था और वो परफ्यूम बॉटल की तरह यूज़ होता था। तो हम क्या करते हैं, उनको आज के जो चीज़ें हैं, जो प्रेजेंट डे थिंग्स हैं, उनके उनसे उनका जो रिजेम्बलेंस है वो हमें हेल्प करता है। जैसे फाइन स्पॉट जो है, जो छोटे छोटे फाइन स्पॉट्स मिले, वो आज की परफ्यूम बॉटल्स से काफ़ी मैच होते हैं, मतलब वो वैसे ही दिखते हैं। और दूसरा, फाइंस जो है वो थोड़ा लग्जरी है। ठीक है, रेयरली मिला है। तो यहाँ से अब आर्कियोलॉजिस्ट जो है एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि ये परफ्यूम की तरह यूज़ होता होगा। ठीक है।
एंड इट वुड बी अ लग्जरी काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज की जो चीज़ें हैं उनके साथ वो कैसी दिखती हैं। चीज़ें जो है वो सेम सेम दिखेंगी, जैसे ग्लास है, पानी पीने का ग्लास, तो ऑब्वियसली पहले के लोग भी ऐसे ग्लास बनाकर ही पानी पीते होंगे, अब भी हम लोग वैसे ही पीते हैं। तो चीज़ें जो है ना वो कल्चर के साथ डिज़ाइन और ये सब चीज़ें चेंज होती हैं, बट स्ट्रक्चर कभी कभी सेम होता है। तो हम देखते हैं उनके क्वेंट्स जो चक्कियाँ हैं वो हमें मिली जो कि आज की चक्कियों से थोड़ी मैच करती हैं। पॉट्स तो ऑब्वियसली, फिर स्टोन ब्लेड्स, बीड्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आज की जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनसे काफ़ी हद तक मैच होती हैं, दिखने में सेम सेम होती हैं। तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये इस काम के लिए यूज़ होती है जैसे हम आज यूज़ करते हैं। ऑल्सो बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट इट वॉज फाउंड, वो ये भी देखते थे कि जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, जो एविडेंसेस मिल रहे हैं वो हमें कहाँ मिल रहे हैं। क्या वो हमें किसी ड्रेन में मिले हैं, या फिर वो हमें किसी घर में मिले हैं, किसी ग्रेव में मिले हैं, किसी किल्न या भट्टी जो होती है उसमें मिले हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट हम हमें कैसे कॉन्टेक्स्ट में मिल रहा है, उससे भी हम उसका परफॉर्मेंस जो है पता लगा सकते हैं कि वो क्या चीज़ क्या फंक्शन उनका होता था। देयर वर ऑल्सो सम इनडायरेक्ट एविडेंसेस फाउंड। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें जिनका डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता, बट इनडायरेक्टली दूसरे एविडेंसेस हमें पता चल जाता है। जैसे कि आप ये देखो, एग्जाम्पल दियर ड्रेसिंग स्टाइल फ्रॉम स्कल्पचर्स डिपिक्शन। हम देखते हैं बहुत सारे हमें स्कल्पचर्स मिले, मूर्तियाँ मिली हैं, स्टैचूज मिले हैं, ठीक है, कुछ सील्स पर हमें इमेजेस मिली हैं जिसमें इंसान भी दिखाए हैं कभी कभी। तो अब उन्होंने जिस तरीके से कपड़े पहने हुए हैं, जिस तरीके से उन्हें ड्रेसअप किया हुआ है, ठीक है, वहां से हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कैसे ड्रेसअप होते होंगे। जैसे हमने देखा प्रीस्ट किंग जो है वो किस तरीके से एक एक तरफ शोल्डर जिसको आज हम एक मतलब ऑफ शोल्डर और वो सब बोलते हैं, वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट वी कैन सी कि जो चीज़ें हमें उन स्कल्पचर्स पे या उन मूर्तियों पर मिली, ठीक है, जैसे उन्होंने ड्रेसिंग स्टाइल उनका था, जिस तरीके से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कि हो सकता है वहाँ पे लोग उस ज़माने में इसी तरीके से कपड़े पहनते थे। ठीक है, अगर हमें कोई ऐसा स्कल्पचर मिला है जिसने कोई धोती काइंड ऑफ पहना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ उन उस टाइम के लोगों को भी धोती का कॉन्सेप्ट पता था और वो इस तरीके से उसको पहनते होंगे। ठीक है, सो ऐसे हमें ड्रेसिंग सेंस का भी इनडायरेक्टली पता चलता है, बिकॉज कपड़े तो रहते नहीं हैं, जो हमें ग्रेव्स मिली हैं उनमें कपड़े तो नहीं थे, ठीक है, वो तो डिकम्पोज हो जाते हैं टाइम के साथ, बट हमें इनडायरेक्ट एविडेंसेस से कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। Next is frame of reference is developed by archaeologists to know functions. They put things in the cultural context they were found. वही चीज़ है कि वो जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो उसको उसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं। दे ऑल्सो यूज देम इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन एंड थिंग्स ऑफ अदर कंटेम्प्रेरी कल्चर्स। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई कंटेम्प्रेरी कल्चर है, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया और हड़प्पा हो गया। अब मुझे पता है कि मेसोपोटामिया में मान लो ये चीज़ डिस्कवर हो चुकी है कि कोई सील है और उसका इस तरीके से इस्तेमाल होता है। फिर कई सालों बाद जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का पता चलता है और वहाँ पे भी हमें सील्स मिलती हैं। तो यहाँ पे अब हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम स्टडी करेंगे कि पुराना एक कल्चर जो कंटेम्प्रेरी कल्चर था, मतलब हड़प्पा के साथ ही जो फ्लोरिश कर रहा था, ठीक है, उस टाइम पे वो लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते थे, हड़प्पा के लोग भी उसको वैसे ही इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग ऐसे भी चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि सेम टाइम पे कहीं कोई दूसरी जगह कोई सिविलाइजेशन रही होगी या कल्चर रहा होगा, वो उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस कल्चर की भी चीज़ें पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस, क्या चैलेंजेस आते हैं जब आर्कियोलॉजिस्ट इन मटेरियल एविडेंसेस को इंटरप्रेट करते हैं। कभी कभी हमारी इंटरप्रिटेशन सही जाती हैं, ठीक है, कभी कभी हमारी इंटरप्रिटेशन गलत भी जा सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम आगे टाइम में आ चुके हैं और हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे होती थी। तो क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे पहला तो समथिंग फाउंड अनयूजुअल और अनफैमिलियर इंटरप्रेटेड एज रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक। ये मैंने आपको अभी बताया। क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ मिलती है, जैसे हमें कोई क्वेरन मिली, कोई चक्की मिली, ठीक है, और वो आज की चक्की से बहुत ज़्यादा मैच होती है, रिजेंबल करती है, उसका जो फिजिकल फीचर्स हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इस चीज़ के लिए पीसने के लिए इस्तेमाल होती थी। ठीक है,
बट कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि आज के किसी भी चीज़ से रिजेंबल नहीं कर रही, वो बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को जनरली आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो रिचुअलिस्टिक या रिलीजियस चीज़ की तरह इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज रिलीजन एंड रिचुअल्स आर समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और अलग अलग, मतलब दुनिया भर में बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स हैं। हम किसी अफ्रीकन ट्राइब की बात करें तो उनका कल्चर हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनका कल्चर, रिचुअल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो जनरली रिचुअल्स और रिलीजन और ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत डिफरेंट भी होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम करते हैं वो दूसरे कल्चर के लोग नहीं करते होंगे, तो कभी कभी चीज़ें मैच नहीं करती। ऐसी चीज़ों को जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो रिलीजियस या रिचुअलिस्टिक मानते हैं, जैसे कि टेराकोटा फिगर्स ऑफ विमेन जिसको इन्होंने मदर गॉडेस का नाम दिया, ये हमें मिली है। प्रीस्ट किंग की स्टैचू हमें मिली है। प्रोटो शिव सील हमें मिली है, विच इज़ अ मैनली फिगर सिटिंग इन योगिक पोस्चर एंड सराउंडेड बाय एनिमल्स। ये एक ऐसी फिगर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, दिस इज प्रोटो शिव सील। ठीक है, आप देख सकते हो बीच में कोई जो है वो एक मैन बैठा हुआ है, ठीक है, योगिक पोजीशन में, मेडिटेशन पोजीशन में। और इनके सर पर कुछ ऐसा क्राउन है और इनके आसपास जो है एनिमल्स के मोटिव्स भी हैं। ठीक है, ऊपर कुछ स्क्रिप्ट में कुछ लिखा भी हुआ है। सो दिस वाज अ प्रोटो शिव सील जो कि हमें मिली है। शिव नेम हमने इसको इसीलिए इस फिगर को इसीलिए दिया बिकॉज समवेयर ये जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारे आज के जो शिव गॉड हैं, ठीक है, उनसे इनका जो योगिक पोस्चर है वो कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है, वो कहीं ना कहीं मैच करता है। ठीक है। और देर इज़ ऑल्सो, मतलब पशुपति भी एक नेम हम देते हैं इनको, जिसको हम बोलते हैं कि ये एनिमल्स के गॉड हैं। ठीक है, ऐसे भी हम इसको डिपिक्ट करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। इसके बाद में ग्रेट बात हो गया, सील्स विद अनयूजुअल मोटिव जैसे कि यूनिकॉर्न। अब हमें कुछ ऐसी सील्स मिली हैं जिसमें कि मिस्टिकल क्रिएचर्स भी हैं, जिनमें से एक एग्जांपल है यूनिकॉर्न। हमें पता है यूनिकॉर्न नाम का कोई क्रिएचर एक्चुअल में नहीं है, अभी तक तो नहीं पता चला है। ठीक है, और है भी नहीं, मतलब इट इज़ मिस्टिकल, कहानियों में ही हम उसका नाम सुनते हैं। तो ऐसे भी हमें सील्स मिली हैं जिस पर कुछ ऐसे मिस्टिकल क्रिएचर्स भी हैं। ठीक है। अब होता क्या है, आर्कोलॉजिस्ट्स गो नोन टू अननोन। जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम उसको कंपेयर करते हैं उस चीज़ से जो कि हम जानते हैं। तो जो चीज़ हमें पता है उससे हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं जो हमें नहीं पता। ठीक है, प्रेजेंट टू पास्ट, हम जो हमें पुरानी चीज़ें मिली हैं उसको हम प्रेजेंट की चीज़ों से कंपेयर करके देखते हैं। व्हेन दे लुक फॉर सिमिलर रिजेम्बलेंस, जैसे कि पॉट्स, बीड्स। तो आर्कोलॉजिस्ट जो है वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ आज की किस चीज़ से मैच कर रही है, और फिर कहीं ना कहीं वो इंटरप्रेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इनका फंक्शन भी सेम रहा होगा। बट द लॉजिक इज़ लेस रिलायबल व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस बिलीव्स। जब हम रिलीजियस बिलीव्स की बात करते हैं तो ये लॉजिक कम रिलायबल है, क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल जो हमने प्रोटोशेव सील का देखा। अब हम कैसे इसको शिव का नेम दे सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि उस ज़माने के लोग जो थे वो भगवान शिव को जानते थे? ठीक है, वो भी उनको वैसे ही पूजते थे, वैसे ही देखते थे जैसे आज के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कभी कभी इंटरप्रिटेशंस गलत हो सकती हैं, और वो इस केस में गलत हुई है। कैसे? हम देखते हैं, द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जो ऋग्वेद है हमारा, वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में कहीं ना कहीं लिखा गया है। ठीक है, और जबकि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी जिसका जो मेच्योर फेज था वो 1800 बीसी तक कम्प्लीटली, मतलब मेच्योर फेज जा चुका था। और उसके भी 1500 बीसी, मतलब लगभग 300-400 साल बाद ऋग्वेद लिखना शुरू हुआ। ठीक है, तो शुरू नहीं हुआ, बट वी कैन से कि जो ऋग्वेद है वो इसी टाइम के बीच में कहीं ना कहीं लिखा गया। तो इतने कई सेंचुरीज बाद ऋग्वेद लिखा गया, और जिसमें मेंशन है गॉड नेम्ड रुद्र, जिनको हम शिव कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में मेंशन है। और फिर कहीं ना कहीं हम उस उनको कंपेयर कर रहे हैं प्रोटो शिव सील के
इस फिगर से। बट देखा जाए तो रुद्र को कहीं पर भी पशुपति की तरह डिपिक्ट नहीं किया गया ऋग्वेद में। रुद्र के बारे में कहीं पर भी ये नहीं है कि वो एनिमल्स के भगवान थे, एनिमल्स के देवता थे, ठीक है, वो पशुपति थे। इस तरीके से उनको कहीं भी डिपिक्ट नहीं किया गया, ना ही उनको योगी की तरह डिपिक्ट किया गया। सो व्हाट मेड द आर्कियोलॉजिस्ट थिंक कि ये जो सील पर जो हमें फिगर मिली है वो शिव जी की है। बिकॉज अगर हम देखें ऋग्वेद की डिपिक्शंस के बारे में, जो कि और कुछ 100 साल बाद हमें मिले हैं, तो उसमें तो भगवान शिव और भगवान रुद्र जो एक ही हैं, भगवान रुद्र, उनमें और इस सील में डिफरेंस है। बिकॉज हमने देखा ऋग्वेद में तो जो रुद्र हैं उनको वैसे नहीं दिखाया गया और इस सील में कुछ अलग दिखाया गया है। तो कभी कभी ये इंटरप्रिटेशन वी कैन से आर्कियोलॉजिस्ट की गलत भी साबित हो जाती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। योर चैप्टर एंड्स हियर। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसमें जो डिफरेंट बहुत सारे फैक्ट्स हमने जाने हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, और जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। इसके अलावा आपने देखा कि हमने इस चैप्टर में ना सिर्फ फैक्ट्स को जाना, जबकि हमने आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखा। वी स्टडीड कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरप्रिटेशंस में, कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे एक सिविलाइजेशन को बाहर निकाला जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझा पाई। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा। एंड ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।